हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है मैं बात करने वाला हूं यूजीसी नेट का जो हम फुल सिलेबस का जो एक सीरीज चला रहे हैं उसका ये आपका लेक्चर 5 है। तो हमने अभी तक लेक्चर 4 तक डिस्कस किया है, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं प्रेफर मनी LIS पे। और उसके बाद जो है उसका एक मैंने प्लेलिस्ट भी अलग से क्रिएट कर दिया है। तो ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है। आप अगर DSSS एग्ज़ाम के लिए फिर KVS NVS एंड जैसे स्टेट लाइब्रेरी के एग्ज़ाम्स जो अलग से होते हैं या फिर NIT वगैरह एम्स, कोई भी जो आपका लाइब्रेरी का एग्ज़ाम्स तो हो रहा है उसमें ये सब जो है कॉन्सेप्ट्स पूछे ही जाते हैं। तो आप अगर एडुकेटर हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियोस देख सकते हैं। और अब जो आप अगर UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, कम्युनिकेशन जो है कंसेप्ट्स, टाइप्स, थियरीज, मॉडल्स, चैनल्स एंड बैरियर्स, ट्रेंड्स इन स्कॉलरली कम्युनिकेशन। तो ये जो कम्युनिकेशन है, जो हम बातचीत करते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? जो डेटा, इंफॉर्मेशन, फिर नॉलेज, इससे नॉलेज तक तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद इससे विजडम। तो यहाँ देखोगे कि ये जो DIKW फ्रेम जो है सिस्टम, इस तो ये किस पे काम कर रहा है? तो ये कम्युनिकेशन के लिए ही तो काम कर रहा है ना। ये सारा जो आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ईमेल हो गया, सब जगह एक तरह से कम्युनिकेशन ही हो रहा है ना। तो डेटा ट्रांसफ़र इज ऑल्सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए तो देखते हैं। इंट्रोडक्शन। Communication is a fundamental process in human interaction, enabling the exchange of information, ideas, and emotions. Effective communication is crucial in various fields. देखो, तो ये फंडामेंटल प्रोसेस है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन आप कहोगे कि जो है ये तो अब आया है, लेकिन जब ह्यूमन सिविलाइजेशन में पहले से देखो तो आप अगर अभी जो है जो आप यूज कर रहे हो बोल के, वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। ऑफिसेज में देखोगे कि जो है जब लेटर्स लिखे जाते हैं वगैरह वगैरह, तो वो सब आपका रिटन कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन इसी तरह देखा जाए तो हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन भी तो करते हैं ना। विजुअल कम्युनिकेशन, अगर मान लो कि आपको कुछ बोलना है तो वो मतलब ऐसा हाथ से आप इशारे कर रहे हो, तो वो सारा एक तरह से विजुअल कम्युनिकेशन ही हुआ और एक तरह से कम्युनिकेशन का टाइप्स ही हुआ। समझ रहे हो? तो इसमें देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हुआ? इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ कि आप जो मैसेज देना चाह रहे हो, है ना, और जो रिसीवर है, तो और इधर सेंडर है, यही हुआ ना। तो सेंडर और ये मैसेज जो है सेंडर रिसीवर को भेज रहा है ना। सेंडर के से रिसीवर की ओर जा रहा है। क्या जा रहा है? तो ये मैसेज जा रहा है। तो ये प्रॉपरली जिस तक पहुंचना है वो पहुंच जा रहा है। उसमें कोई बैरियर्स नहीं आ रहे हैं, जैसे लैंग्वेज बैरियर नहीं आ रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे बोल रहे हो तो वहाँ तक आवाज़ पहुंच ही नहीं रही है। बहुत तरीके के जब बैरियर्स होते हैं, तो वही इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है कि आप जो कह रहे हो और जिस तक पहुंचना है तो वो प्रॉपरली पहुंच जाए, including education, business, healthcare, and especially in library and information science. This document provides a detailed overview of the concept of communication, its types, theories, models, channels, and barriers, along with trends in scholarly communication, particularly relevant to UGC NET एग्जाम। तो देखो, अब देखो कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं। तो कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया कि है क्या। तो अब इसका डेफिनेशन देखो। Concept of communication definition: communication is the process of transmitting information and understanding from one person or place to another. It involves a sender, a message, a medium and a receiver. समझ गए? तो कम्युनिकेशन जो है आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का एक प्रोसेस है जिससे रिसीवर जो है वो समझ सकता है और समझ जाता है कि सेंडर क्या कहना चाह रहा है। बेसिक यही है। इसमें क्या क्या होता है? एक मैसेज होता है। मैसेज क्या हुआ? जो आप इंफॉर्मेशन जो है भेज रहे हो। मीडियम क्या हुआ? तो किस मीडियम के थ्रू भेज रहे हैं, कि वो इन्फॉर्मेशन आप कैसे भेज रहे हो। जैसे ईमेल के थ्रू भेज रहे हो या रिटर्न जब जो है जैसे आपका इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया जा रहा है या फिर वर्बली ट्रांसफ़र किया जा रहा है ना। तो ये सब ये आपका क्या हुआ? तो ये सब
ये आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। और एक रिसीवर जिसको भेज रहे हो, समझ गए। इंपॉर्टेंस क्या होता है कम्युनिकेशन का, तो फैसिलिटेट्स इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन, promotes understanding and collaboration, enhances learning and knowledge sharing, essential for ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनल एंड पर्सनल रिलेशन। तो वही है, ऑर्गेनाइजेशन में जब तक जो है डिपार्टमेंट्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक जो है इंफॉर्मेशन आपका ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये समझ गए, अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन में हेल्प करता है। इसे इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन मैंने पहले के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। इन्हांस लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग, समझ गए, लर्निंग और नॉलेज शेयरिंग ये सब आपका कम्युनिकेशन से बढ़ रहा है। अब देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाते हैं कि कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसे वर्बल कम्युनिकेशन देख लो, जो हम बोलते हैं, आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि जैसे ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो आपका हाइम्स है या चैंट जो कह लो मंत्रा, तो ये आपका ऋग्वेद से आया हुआ है, ऋग्वेदा। ये मोर देन 4000 to 5000 ईयर्स ओल्ड है ना। तो तब से अभी तक जो है ये कैसे अभी तक सबके जुबान पे है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू कि आप बचपन से जो सुन रहे हो और बोल रहे हो, और ये जो है एक तरह से जनरेशन वाइज जनरेशन ट्रांसफ़र होती गई है ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू, समझ गए। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में देखो क्या क्या आ जाता है, इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशंस। तो जब हमारे जैसे आप 35 मीटर से ऊपर जाओगे एलिवेशन पे, हिमालयाज में या बाकी देश का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वगैरह में जाओगे तो आपको एक भोजपत्र का पेड़ मिलेगा, है ना, भोजपत्र का। तो इसमें देखोगे कि ऐसे मान लो ये पेड़ है, तो इसका जो बार्क जो होता है ना, ये बहुत पेपर टाइप निकलता है। ऐसे भी आप निकालोगे तो बाहर का जो एक लेयर टाइप रहता है वो निकलता है, उसी को स्ट्रेट करके पुराने ज़माने में जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे, है ना, मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ये सब जब तक टेक्नोलॉजी नहीं है तब तक जैसे तो वर्बल आपका कम्युनिकेशन चलता था, ओरल कम्युनिकेशन जिसमें जो है रिसाइटेशंस, समझ रहे हो ना, जैसे प्रेयर का आप देखे होगे बचपन में जो है स्कूल्स में रिसाइट किया जाता था, तो उससे क्या होता था कि आपको सुनते सुनते आदत पड़ जाता था और वो जो है आपको दिमाग में बैठ जाता था। तो वही ओरल कम्युनिकेशन हुआ। इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फेस टू फेस मतलब समझ गया, आमने सामने कन्वर्सेशन, टेलीफोन कॉल्स, टेलीफोन कॉल के थ्रू हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज एंड प्रेजेंटेशंस। अब देखो रिटन कम्युनिकेशन, इनकम पैसेज, ईमेल्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स एंड बुक्स। तो ये सब रिटन कम्युनिकेशन में आ गया। जैसे मान लो कि एक कोई भी बुक मान लो कि इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस एक बुक है। तो अब ये जो बुक है, तो ये बुक का जो राइटर होगा वो यही किया ना कि ये बुक लिखा कि ये जो है इंफॉर्मेशन जो है मासेज तक पहुंच सके, है ना, मासेज तक। तो यहाँ पे मास क्या हो गया, इसका रिसीवर हो गया, बुक क्या हो गया, तो मीडियम हो गया रिटन कम्युनिकेशन का, और सेंडर कौन हुआ, तो राइटर हुआ, है ना। अब देखो तो रिटन कम्युनिकेशन आप समझ गए, इनकम्पासेज जैसे ईमेल हो गया आपका, फिर जैसे लेटर्स लिखा जाता है, रिपोर्ट्स लिखा जाता है। रिपोर्ट भी अगर कोई बना रहा है, लिखा जा रहा है, तो रिपोर्ट भी तो जो ऑडियंस है उनके लिए लिखा जा रहा है। आर्टिकल्स एंड बुक्स, समझ गए। अब देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, तो बॉडी लैंग्वेज, जैसे किसी का बॉडी लैंग्वेज है, जैसे आप नॉडिंग ऑफ हेड होता है, ठीक है, नॉडिंग ऑफ हेड। तो इसमें क्या करते हैं कि सिर हिला देते हैं कि हाँ, नहीं के लिए सिर जो है तो नहीं के डायरेक्शन में हिला देते हैं, समझ गए। फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे आपको कोई स्मेल अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके लिए अजीब सा जो फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं। पोस्चर, जैसे आप ये सब देखे होगे कुंग-फू वगैरह टाइप, तो उसमें थोड़ा झुक करके जो पोस्चर करते हैं एक दूसरे को जो हेलो करने का टाइप हो गया। एंड आई कंटैक्ट, आई कांटेक्ट से भी आप जैसे कम्युनिकेशन करते हैं। आप अगर कोई स्पीच दे रहे हो तो उसके बाद अगर जो है आपका आई कांटेक्ट सबसे होना चाहिए कि उन्हें ऑडियंस जो है आपके साथ एंगेज रहें। अब देखो
पैरा लैंग्वेज में क्या होता है, पैरा लैंग्वेज में जैसे कम्युनिकेशन में आ जाता है, जैसे टोन आ जाता है कि आप किस टोन में बोल रहे हो, गुस्से के टोन में बोल रहे हो, ये सब पिच हो गया कि आप मतलब हाई पिच में बोल रहे हो, लो पिच में बोल रहे हो। आप कभी कभी देखे होंगे कि जैसे स्पीच देते देते जो है एक तरफ से धीरे धीरे जब देते रहते हैं और उसके बाद तेज़ आवाज़ में कुछ आपको बात रखनी है तो उसको तेज़ आवाज़ में रखी जाती है कि जैसे जो है जैसे भारत का विकास हुआ हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब टाइप जो है ये टोन पिच आ जाता है। एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस तो समझ ही गया कितने ऊंचे तेज़ आवाज़ में बोला जा रहा है। अब प्रॉक्सिमिक्स जो होता है यूज ऑफ स्पेस एंड डिस्टेंस इन कम्युनिकेशन। तो आप किसी को पास जाके जब बोल रहे हैं तो ये आप याद कर लेना। हैप्टिक्स, प्रॉक्सिमिक्स और क्रोनेमिक्स, ये जब और फिर जैसे पैरा लैंग्वेज, तो ये सब बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो है किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो ये जो है जैसे प्रॉक्सिमिटी होता है ना कि कौन चीज़ कितना पास है, वहीं से ये वर्ड आया प्रॉक्सिमिक्स। अब हैप्टिक्स क्या होता है, तो यूज ऑफ टच। टच कोई चीज़ को कर रहे हो आप, जैसे आप जो है मतलब शेक हैंड कर रहे हो किसी से, तो वो जो है एक तरह से कम्युनिकेशन का मीडियम है। जैसे हाय करने का, आप जैसे जो है मतलब 10 लोग खड़े हैं और सबसे मतलब एक एक करके हाथ मिला है, तो डैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। अब तो ये आपको हैप्टिक्स समझ में आ गया, प्रोक्सेमिक्स आ गया समझ में, और पैरा लैंग्वेज समझ में आ गया। तो जब पैरा लैंग्वेज में हो जाता है, आप जो बोल रहे हो उसी से रिलेटेड है, ऐसे याद कर सकते हो। पैरा लैंग्वेज आपके लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो लैंग्वेज को और किस तरह से कह सकते हैं, टोन चेंज कर सकते हैं, पिच चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम अपना जो है बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये सब हो गया। अब क्रोनेमिक्स जो होता है यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन। जैसे आप स्पीच देखो, जैसे मोदी जी का स्पीच देखना कभी, तो वो बीच में रुकते हैं, या फिर अटल बिहारी जी का जो थे हमारे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनका स्पीच देखना, तो वो ये सब बोलने का कला है कि यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, कि आप कितने देर रुक रहे हो, फिर कितने देर कंटिन्यूअस बोल रहे हो, ये सब जो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो ये सब जो है पांचों टर्म आप वैसे याद रखना। बॉडी लैंग्वेज तो आपको पता है, पैरा लैंग्वेज, प्रॉक्सेमिक्स, हैप्टिक्स और क्रोनेमिक्स। तो ये जो है यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन। अब देखो याद कैसे करोगे, देखो प्रॉक्सेमिक्स को ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी कहते हैं कि कितना पास या कितना दूर है कोई चीज़, तो उससे आया प्रॉक्सेमिक्स। तो यूज ऑफ स्पेस एंड डिस्टेंस हो गया। अब हैप्टिक्स जो है ये आपको पता होना चाहिए। वैसे जो अब यूज ऑफ टच जो है ना, उसको हैप्टिक्स कहते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो। हैप्टिक्स और हैंड सुनने में एक मतलब एच से स्टार्ट होता है, ऐसे कह रहा हूँ, ये याद कर लो। तो यूज ऑफ टच याद कर लो। और क्रोनेमिक्स, तो एक क्रोनेमिक्स कैसे याद करोगे, यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, तो ऐसे याद कर सकते हो कि देखो जैसे क्रोनोलॉजी आप सुने होंगे कि बहुत आजकल चल रखा था टर्म कि आप जैसे क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनोलॉजी क्या होता है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो वैसे यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, तो वो क्रोनेमिक्स कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो विजुअल कम्युनिकेशन क्या है। तो विजुअल कम्युनिकेशन जो है, आप मान लो कि हम जैसे स्लाइड बना रहे हैं, कोई भी स्लाइड देख रहे होगे, तो स्लाइड आप देखोगे कि इसमें जितना ग्राफिक्स यूज हो, इमेज यूज हो, चार्ट्स यूज हो, डायग्राम्स यूज हो टू कन्वे इंफॉर्मेशन, तो ये और ज़्यादा बेटर दिखता है। और जो इससे क्या होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू, एक तो विजुअलाइज, विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड। देखो इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा कि कोई मीटिंग चल रहा है, उसमें 1000 शेयर होल्डर्स बैठे हैं कंपनी के, ठीक है, और जो मतलब सीईओ है वो आपका जब मीटिंग दे रहा है, तो उसमें अगर वो बताता है कि हमारे जो है सेल्स जो है हर साल बढ़ रहे हैं, तो उसका अगर डेटा वो ऐसे 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 तो लिख के मतलब ढेर सारा सबके हाथ में दे दें, और उसके कंपेयर्ड अगर मान लो कि बार चार्ट से इस टाइप से दिखाए, तो इससे जो है पता चलता है ना कि 3 साल जो है इसका सेल्स बढ़ रहा था और चौथे साल जो है डिक्रीज हो गया है। तो ये जो है आपका ग्राफ्स वगैरह जो हो गया, डायग्राम्स हो गया, इमेजेस हो गया, ये आपका विजुअल कम्युनिकेशन में आ जाता है। अब देखो डिजिटल कम्युनिकेशन।
डिजिटल कम्युनिकेशन क्या क्या हो गया, तो कम्युनिकेशन थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज सोशल मीडिया, वेबसाइट्स एंड मैसेजिंग ऐप्स। इस बार के पहले जो हुआ था आपका कह सकते हो कि जून वाला जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें एक क्वेश्चन दिए हुए था जिसमें सोशल मीडिया जो है ना, तो 4-5 सोशल मीडिया का नाम दे दिए हुए था और उसका क्रोनोलॉजी के रूप में उसको सजाना था, पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो उसमें कुछ का तो ऐसा नाम था, जैसे ब्लॉगर वगैरह तो आप जानते होंगे कि जैसे जो है तो गूगल का था, एक तो जब मैच द फॉलोइंग भी था कि जो है मतलब कौन कंपनी ओन करता है, ये सब टाइप। और जैसे फेसबुक था तो इसका आपका जैसे मैच द फॉलोइंग में एक जब मेटा भी ऑप्शन था, फिर इस मतलब समझ गया ना, फिर जैसे इंस्टाग्राम है तो उसका भी जब मेटा, तो इस टाइप से तो वो सब ये सब आता है, दूसरे तरफ में आए इस तरफ में आए लेकिन आता है। अब देखो थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के क्या क्या थियरीज हैं, तो अरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है 300 बीसी में आपका दिया था ये। तो फोकसेज ऑन द अरिस्टोटल, पता है ना अरस्तु जो इसको कहते हैं हिंदी में, अरस्तु, तो ये अरिस्टोटल का नाम। तो ये 300 बीसी में जो है ये सब क्या थे, तो ये थिंकर्स थे, अरिस्टोटल थिंकर या फिलोसोफर कह सकते हो। देखो तो अरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ये पूछा जाता है सब एग्जाम्स में, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब चल रहा है, थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन देखिए, फोकसेज ऑन द स्पीकर, मैसेज एंड ऑडियंस, तो यही तीनों में है। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। परसुएसिव कम्युनिकेशन का मीनिंग ये होता है कि आप किसी को परसुएड कर रहे हो अपनी बात मनवाना, समझ गया। तो ये जो अरिस्टोटल मॉडल में जो है सो 3 चीज़ का चर्चा है, स्पीकर, मैसेज और ऑडियंस। तो यही तीनों हुआ, जो बोल रहा है, मैसेज क्या है और ऑडियंस कौन है उसका जिसको बोलना है। तो इसमें जो है आपका मीडियम का चर्चा नहीं हुआ है अरिस्टोटल वाले में, ये याद रखना। और क्या जो है हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि परसुएसिव कम्युनिकेशन जो है वो कौन से मॉडल में हाईलाइट किया गया है, तो अरिस्टोटल के मॉडल में हाईलाइट किया गया है 300 बीसी में, समझ गए। अब देखो सैनन एंड वीवर मॉडल, ये 1949 का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनन एंड वीवर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चन आता ही आता है सारे एग्जाम्स में। तो देखो तो ये डिस्क्राइब्स कम्युनिकेशन एज अ लीनियर प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर एंड रिसीवर। देखो इसका मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, जैसे आप अभी देख लो व्हाट्सएप है या कोई भी ऐसा जिससे आप जैसे मैसेज भेज रहे हो आजकल, तो देखो इसमें क्या होता है कि आप एक भेजते हैं मैसेज, फिर क्या होता है वो इनकोडिंग किया जाता है। इनकोडिंग मैसेज मतलब क्या हुआ कि उसको इनक्रिप्टेड जैसे किया गया कि वो मैसेज कोई और नहीं पढ़ सके। फिर उसको क्या होता है एक चैनल के थ्रू जाएगा, तो ये कौन सा चैनल हुआ, इंटरनेट के थ्रू जाएगा। फिर इसको डिक्रिप्ट किया जाएगा, है ना, डिक्रिप्ट की वो मतलब सॉफ्टवेयर अपने आप करता है, और उसके बाद रिसीवर जिसको आप भेज रहे हो। तो समझ गए ये पूरा। तो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नॉइज दैट कैन डिसरप्ट कम्युनिकेशन। तो ये सैनन एंड वीवर मॉडल जो 1949 का था, तो इन्होंने नॉइज के बारे में भी बताया जो कि जो कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर देता है। नॉइज क्या है, तो जो भी कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करता है वो नॉइज है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा कि सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं जो आप सब लोग फील किए होंगे कि आप कोई स्पीकर में गाना वगैरह बज रहा है, तो उसके बगल में आप अगर जब मोबाइल ले जाओ तो देखे होंगे कि स्पीकर में थोड़ा चेंजेज आता है, आपके जब मोबाइल में कॉल है या फिर मैसेज आता है तो कुछ चेंजेज आता है उसकी आवाज़ में। अगर नहीं फील किए हो तो कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आप अगर सिंपल देख लो, किसी शादी में गए हो, आप वहाँ पे कुछ आपस में बात कर रहे हो, एकाएक ड्रम बजना और बैंड बाजा बजना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाता है। तो वो क्या हुआ, तो वो नॉइज हुआ। तो नॉइज ऐसा नहीं है कि नॉइज शोर ही हुआ, अगर कम्युनिकेशन किसी भी तरह से डिस्टरप्ट होता है डैट इज अ नॉइज, है ना। सी केबल्स
आप देखे होंगे इंटरनेट जो है सो समुद्र में बड़े बड़े बहुत मोटे मोटे केबल्स बिछाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, ये जब बिछा हुआ है उसी के थ्रू जो है अभी भी इंटरनेट फ्लो होता है, मानो तो इंटरनेट का डेटा ऑब्वियसली। तो इंटरनेट का डेटा फ्लो होता है तो कितने आप देखोगे कि जो है स्पाई एजेंसी जो है इसके बगल में जाके जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाती हैं जो इसमें से जो है जो एक तरह से मैग्नेटिक वेव्स या जो भी होता होगा उसको जो है वो आपका जैसे पकड़ के जो है इसमें मतलब जैसे चेक भी करती है कितने बार, कुछ अगर मतलब स्पाई एक्टिविटीज़ करना है, कुछ सुनना है तो वो भी चेक करती है। तो ये सब जो है मतलब क्यों हो पा रहा है, नॉइज़ के कारण, है ना। फिर देखोगे कि अगर आप कोई जैसे कम्युनिकेट करते हो कोई चीज़ कहीं पे और वो वहाँ तक जो है सेम नहीं पहुँच पाया और वो चेंज हो गया कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा, वो जैसे लीकेज भी होता है कम्युनिकेशन में, तो वो सारा जो है इट्स अ काइंड ऑफ नॉइज़। तो नॉइज़ आपको समझ में आ गया हो कि जो भी डिसरप्शन है कम्युनिकेशन में जो सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुँच पाया तो वो नॉइज़ होता है। तो डिस्क्राइब्स अ कम्युनिकेशन इज अ लीनियर प्रोसेस, जैसा मैंने बताया कि सेंडर हो गया, इनकोडिंग हो गया, और सेंडर इनकोडर मैंने बताया कि क्या हो गया, इनकोडर जैसे इनक्रिप्शन हुआ तो वह इनकोडिंग इसलिए किया गया कि जो है आपका मैसेज जो है किसी और तक ना पहुंचे। समझ गए। अब देखो, अब ये इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नॉइज दैट कैन डिसरप्ट कम्युनिकेशन, यहाँ तक आ गया समझ में। अब चलिए बर्लोज SMCR मॉडल, बर्लोज SMCR मॉडल। SMCR क्या है, तो सिंपल है, इसको ऐसे पहले याद कर लो, बर्लोज का मॉडल है ये, है ना। SMCR तो ये सिंपल है, सेंडर, मैसेज, फिर चैनल जो मैंने बताया किस चैनल के थ्रू जा रहा है, जैसे इंटरनेट हुआ, और ये आर जो हो गया रीडर। तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्या 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 होता है। तो एम्फेसाइजेज 4 कंपोनेंट्स सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज एंड सोशल सिस्टम ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। देखो अब SRAMS मॉडल। अच्छा मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा ये UGC नेट के तैयारी के लेक्चर्स में, कि आप देखोगे कि कुछ लोग कह देते हैं कि ये जो है सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस टॉपिक्स दे दिया गया है और उस टॉपिक्स के बारे में आप जितना ज़्यादा जान सकते हो वो जान लो, बस यही है। क्योंकि आप एक बार पेपर देके देखो कितना टफ रहता है, उसके लिए आपको ये आइडिया लग जाएगा। आप एक बार पेपर दोगे कि यू कांट लीव एनीथिंग, और ये कहीं से भी पूछ सकते हैं। करेंट अफेयर से जब पूछ देंगे जो लाइब्रेरी से रिलेटेड है, एक बार तो क्वेश्चन पूछे हुए थे कि कोलकाता लाइब्रेरी में जो है जो वहाँ के लाइब्रेरियन के 4 लाइब्रेरियन के नाम दे दिए हुए थे और कहे थे कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के लिए, हाउ कैन यू डू इट, बट दे आस्क्ड, कुछ नहीं कर सकते हो। देखो हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज एंड सोशल सिस्टम ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। तो सोशल सिस्टम जो सेंडर और रिसीवर का है दोनों को इन्होंने डिफाइन किया है। तो ये बर्लोज SMCR मॉडल आपको याद हो जाएगा, ये 1960 का है। आपको SRAMS मॉडल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो है जैसे बार्लैंड्स ट्रांजैक्शनल मॉडल ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब तो इसमें जो मेन आपका जो पूछा जाएगा कि आपका जो है ये क्या और एक्स्ट्रा करते हैं, जैसे उसमें आपको मैंने बताया था कि इससे जस्ट पहले वाले में अरिस्टोटल्स मॉडल में जो है इम्पोर्टेंस ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया गया है, परसुएसिव कम्युनिकेशन। फिर शैनन एंड वीवर मॉडल में कंसेप्ट ऑफ नॉइज बताया गया कि नॉइज का कंसेप्ट किस में से आया, तो शैनन एंड वीवर से, और इसमें भी है तो इसमें इनकोडर और डिकोडर का भी कंसेप्ट है, समझ गए। और अरिस्टोटल जो मॉडल में देखोगे इसमें मीडियम नहीं होता है, समझ गए। तो बर्लोज SMCR मॉडल में समझ गए सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, और इसका जो इम्पोर्टेंस जो है ये इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल का ये इम्पोर्टेंस बताया है, एटीट्यूड आप किस एटीट्यूड के साथ बोलते हो, नॉलेज एंड सोशल सिस्टम ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। अब SRAMS मॉडल ये 1954 का मॉडल है, और ये देख लो ये सब मॉडल जो है सो आपको डेट याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने सबके लास्ट में लिखा गया। तो क्रोनोलॉजिकली जो है
आप इसको याद कर लें। देखो अरिस्टोटल्स मॉडल तो कभी आपको क्रोनोलॉजिकली में सजाने को नहीं बोलेगा क्योंकि वो 300 BC का है। तो आप देखो 1949 का जो है आपको सैनन एंड वीवर का जैसे मॉडल हुआ, फिर उसके बाद आता है श्रैम्स मॉडल आता है, फिर बर्लोज SMCR मॉडल आता है, और लास्ट में जो है बार्नलैंड ट्रांजैक्शन मॉडल ये बाद में आता है। तो देखो बर्लोज SMCR मॉडल समझ गया, ये सब पे फोकस करता है, याद कर लेना हो सके तो। श्रैम्स मॉडल देखो 1954 में आया था। तो इसमें इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फीडबैक एंड शेयर्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। तो यही इसका बस इम्पोर्टेंस है। इसमें जो है ये आपका फीडबैक का कंसेप्ट दिए थे और शेयर्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो इनका बस इम्फेसिस था ना श्रैम्स मॉडल का 1954 में जो आया कि आपका सेंडर तक मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा, और उस मैसेज का आपको फीडबैक मिलना चाहिए। जैसे आप देखोगे कि आजकल कुछ भी आप जैसे बस पे चढ़ो, ट्रेन पे चढ़ो, सब चीज़ में कोई ऐप खोल लो, सब चीज़ में रेटिंग और जैसे फीडबैक के लिए कहते हैं। आप एक स्विगी पे कुछ भी जब मंगा लो तो सर फीडबैक दे देना, रेटिंग दे देना, है ना। तो ये क्या हो रहा है, तो वही एक तरह से वो भी कम्युनिकेशन का ही मीडियम है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपने फैसिलिटीज़ ली तो आपका कैसा फीडबैक रहेगा, और वो फीडबैक के अनुसार खुद को जो है जैसे बेटर बनाएंगे, है ना। तो ये जो है श्रैम्स मॉडल जो है ये फीडबैक का कंसेप्ट लाया। और शेयर्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, कि सेंडर रिसीवर के बीच में जो है और क्या क्या बात हुई, तो शेयर्ड उसका जो भी जो फील्ड्स हुआ उसके बारे में समझ रहे हो ना, कि वही मतलब कॉमन टॉपिक्स। अब देखो बार्नलैंड ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है 1970 का व्यूज कम्युनिकेशन एज ए डायनेमिक कंटिन्यूअस एंड रेसिप्रोकल प्रोसेस। तो ये याद कर लो कि 1970 में बार्नलैंड का मॉडल जो था तो वो इसमें जो है आपका कहा गया है कि कम्युनिकेशन जो है ना ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट्स नॉट लाइक कि आपने मैसेज भेजा और वहाँ रिसीव हो गया किसी मीडियम के थ्रू तो वहाँ पे ख़त्म हो गया। देखो श्रैम्स जो है सो एक स्टेप आगे जाके बात किए थे कि जो है आपका ये जो है मतलब फीडबैक की ज़रूरत है कि उनको जब मैसेज पहुंचा नहीं पहुंचा, और जो है और भी कुछ जैसे मैसेज के बाद भी उन्हें कुछ अगर मतलब इन्फॉर्मेशन जब प्रोवाइड करना हो कि जैसे मतलब आपके जो है मैसेज में ये चीज़ मिसिंग था या फिर ये हमारा काम नहीं था, फिर भी आपने जब मैसेज में हमें बोल दिया, तो ये सब जो फीडबैक में ही दिया जाएगा। और जो है आपका बार्नलैंड जो है ट्रांजैक्शनल मॉडल, ये ऐसे भी याद कर लो ट्रांजैक्शन जो है बोथ साइड का होता है ना, तो ऐसे याद कर सकते हो कि इनका ये कहना था कि कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस और डायनेमिक एंड रेसिप्रोकल प्रोसेस। मतलब कंटिन्यूअस क्या हुआ कि आप किसी से बात कर रहे हो तो वो कंटिन्यूअस बात कर रहे हो। आप अगर ख़त्म किसी टॉपिक को कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बात ख़त्म हो गई, बात हो सकती है दोबारा वहीं से शुरू हो गई, तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और डायनेमिक कहते हैं कि वही ये मतलब डायनेमिक है, ऐसा नहीं है कि जैसे पहले आप जब जो है जब भेजोगे जो एक मैसेज, उसके बाद जब सेंडर जो है रिसीव करेगा फिर सेंडर जब भेजेगा, ये हो सकता है कि दोनों तरफ से जो है मतलब एक तो मैसेज का आदान प्रदान होते रहे कंटिन्यूअस, समझ गया। एंड रेसिप्रोकल प्रोसेस, तो वही कि आप मैसेज भेज रहे हो तो उधर से भी रेसिप्रोकेट करके मतलब आपको भी रिप्लाई किया जा रहा है, उसी को रेसिप्रोसिटी कहते हैं या फिर रेसिप्रोकेट करना या फिर कह लो रेसिप्रोकल प्रोसेस। अब देखो द emphasizes द रोल ऑफ कंटेक्स्ट एंड साइमल्टेनियस सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज, जैसे आप अभी व्हाट्सएप पे करते हो। तो ये चारों मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चारों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको अगर ना भी याद रहे तो भी वो सब जो है आपका मॉडल श्रैम्स मॉडल हो गया 1954 का, फिर जैसे बार्नलैंड कंटिन्यूअस मैं ट्रांजैक्शनल मॉडल 1970 का, और सैनन एंड वीवर मॉडल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन और देखते हैं, तो इसको लीनियर मॉडल समझ गए। जैसे लीनियर मॉडल कौन था, सैनन एंड वीवर का था 1949 वाला, कि आपका जो है सेंडर जो है जब मैसेज भेजा और रिसीवर तक गया लीनियर के थ्रू, लीनियर तो वन वे प्रोसेस, समझ गए। जैसे अभी जैसे एक तरह से मोदी जी जैसे डिमोनेटाइजेशन के बारे में बताए थे, तो वो कौन सा हुआ, वो लीनियर मॉडल होगा। लीनियर मॉडल क्यों, क्योंकि मोदी जी 8 PM में खड़े हो गए और ब्रॉडकास्ट के थ्रू ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट यही किया गया ना, तो ब्रॉडकास्ट हर जगह किया गया, सोशल मीडिया फ्रॉम सोशल मीडिया टू देखा जाए तो
आपके न्यूज़ चैनल्स है सब पे लाइव। तो ये आपका हो गया मीडियम। और इसके जो रिसीवर कौन हुए, तो ये आपके कॉमन सिटीजन्स है ना, कॉमन सिटीजन्स की आज से देश बंद हो रहा है कोरोना के कारण। या फिर एक बार ब्रॉडकास्ट हुआ था कि आज से जो है 500 और 1000 के नोट चलने बंद हो जाएंगे, वो जो जैसे पुराने वाले नोट जो थे। तो ये आपका वन वे कम्युनिकेशन हुआ ना, आपसे नहीं पूछा गया ना कि आपको कैसा लग रहा है इसे मतलब दिस इज जस्ट अ जोक, बट लेकिन आपसे नहीं पूछा गया ना इसके बारे में कुछ भी, कि जब उनका स्पीच खत्म हो गया कि हाँ जैसे आप कुछ मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं पूछिए। तो ये लीनियर मॉडल हुआ, वन वे प्रोसेस विद नो फीडबैक। समझ गए? एग्जाम्पल सैनन एंड वीवर मॉडल जो हमने बताया था, कब का है ये सैनन वीवर, ये डेट याद मैं बार बार करा रहा हूँ 1949 का। अब देखो इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव मॉडल जो मैंने बताया था कि टू वे प्रोसेस है ना, टू वे प्रोसेस विथ फीडबैक। तो फीडबैक किस में होता था, स्रैम्स मॉडल में। कब का था ये, 1954 का। अब ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या मैंने बताया था कि वो कंटिन्यूअस चलता रहता है आपका। तो साइमल्टेनियस सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस, जैसे व्हाट्सएप पे आप करते हो अभी, है ना, या सोशल मीडिया पे, कंसीडरिंग कंटेक्स्ट एंड नॉइज। एग्जाम्पल बर्नर्स मॉडल। तो ये आपका कब आया था, तो 1970 में। तो ये समझ गए? अब देखो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होता है। तो फर्स्ट हो गया कि देखो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में हुआ कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है जी। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया, तो डायरेक्ट इंटरैक्शन विथ इमीडिएट फीडबैक। समझ गए कि आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो तो आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा और फीडबैक भी आपका तुरंत होगा। समझ रहे हैं? इमीडिएट, आप किसी से कुछ पूछ रहे हो ऑफिस में जाके, वो रिप्लाई किया, हो गया। रीच इन नॉन वर्बल क्यूज। तो समझ गए नॉन वर्बल क्यूज में कितना, जैसे इसमें हैंड भी, जैसे हैप्टिक्स मैंने बताया था उस टाइप के, मतलब हैंड जेस्चर का यूज होगा, फेस जेस्चर का यूज होगा, है ना। फेस जेस्चर जैसे स्माइल हो गया, हाँ ना कहना, नॉडिंग वगैरह सब चीज़। तो ये नॉन वर्बल की यूज बहुत ज़्यादा होता है इसमें। रिटन कम्युनिकेशन हो गया, परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे ऑफिसेज में चले जाओ, आपको जब से ऑफिस शुरू हुआ है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस, तब से आपको रिकॉर्ड मिलेगा वहाँ। लैक्स इमीडिएट फीडबैक। तो इमीडिएट फीडबैक जो है उसमें नहीं मिलता है रिटन कम्युनिकेशन में। हो सकता है कि मिले लेकिन इमीडिएट नहीं मिलेगा। अब तो डिजिटल कम्युनिकेशन क्विक एंड इफिशिएंट, तुरंत तुरंत है। इंक्लूड्स ईमेल, सोशल मीडिया एंड मैसेजिंग ऐप्स। समझ गए? मैसेजिंग ऐप्स बहुत सारा है, जैसे मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आजकल सब पे चैट चल रहा है। देखो आप, टेलीफोनिक अलाउज फॉर इमीडिएट वर्बल फीडबैक, लिमिटेड नॉन वर्बल क्यूज। तो इसमें आप फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह ये सब नहीं होता है, तो इसमें नॉन वर्बल क्यूज लिमिटेड होते हैं। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या है आपका बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसमें किस किस बैरियर्स के कारण जो है कम्युनिकेशन सही से नहीं जा पा रहा है। देखो फिजिकल बैरियर्स, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज नॉइज, डिस्टेंस एंड फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस। कि मान लो पहले नहीं होता था कि आप एंटीना जाके ठीक करते थे टीवी का ऊपर छत पे जाके, और नीचे से चिल्ला चिल्ला के पूछते, जैसे बोलते थे नहीं हुआ नहीं हुआ, ऊपर से बोलते थे हुआ 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 इस टाइप से। तो ये उसी में जो है डिस्टेंस के कारण कितने बार नहीं सुनते थे, या फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस क्योंकि वो आपको देख नहीं पा रहे हैं, या नॉइज के कारण बाहर बहुत शोर है। तो ये देख रहे हो फिजिकल बैरियर्स, एक एग्जाम्पल में तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई शौक में चला गया है, किसी के मॉम का डेथ हो गया है और वो शौक में चला गया है, तो उससे आप कुछ बोलोगे तो उसको ध्यान से थोड़ा ना समझ में आएगा। आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन वो अगर बहुत स्ट्रेस में है, एंगर में है, टेंशन में है, तो उसको बहुत चीज़ नहीं जल्दी समझ में आएगा। तो डैट इज ऑल्सो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। देखो इमोशनल फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस, एंगर एंड फियर, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो है आपका कौन से बैरियर के अंदर आता है। या फिर अगर 4 ऑप्शन दे देगा जैसे, और इधर दे देगा आपका बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, और इधर ऑप्शन दिया रहेगा। तो इसमें जैसे दे दिया फियर, तो इसमें आपको लगाना होगा साइकोलॉजिकल बैरियर में। ठीक समझ गया? और परपेचुअल डिफरेंसेज एंड बायस। समझ गया? परपेचुअल डिफरेंसेज और बायस होगा इसमें।
अब लैंग्वेज बैरियर्स हम देखिए, डिफरेंसेस इन लैंग्वेज एंड वोकेबलरी। तो आप अगर तमिलनाडु चले जाइए और वहाँ आप हिंदी बोलिएगा ना, वो समझ पाएंगे ना हम समझ पाएंगे। हो सकता है कुछ लोग समझ जाए, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं समझ पाए, लेकिन दूर दराज इलाके में आप जाते हो जहाँ कोई हिंदी सुना ही नहीं है कभी बचपन से, कैसे समझेगा। तो वही है डिफरेंसेज इन लैंग्वेज इन वोकेबलरी। या आप रसिया चले जाइए, ईरान चले जाइए, तो ये मैं बता रहा कि लैंग्वेज बैरियर क्या हो गया। जार्गन एंड टेक्निकल टर्म्स, समझ गए कि लैंग्वेज बैरियर्स में टेक्निकल टर्म्स अगर लिखा हुआ है कुछ तो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर टेक्निकल टर्म्स में मैं बताता हूँ कि आपको अगर बोला जाता है कि जैसे क्रोमेटोग्राफी कॉलम बहुत सुंदर होता है, तो क्रोमेटोग्राफी कॉलम आपको अगर पता ही नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकल वर्ड है, वो जैसे मतलब क्रोमेटोग्राफी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें यूज होता है, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये दिस इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल लैंग्वेज है। अब तो वो कल्चरल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स क्या हो गया? तो डिफरेंसेज इन कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज एंड बिलीव्स। जैसे कोई अगर आपको बोलने लगे कि गॉड इज वन, और लेकिन सामने वाला जो है वो नहीं मानता है कि गॉड इज वन, उनका मानना है कि सारे चीज़ के भगवान अलग अलग होते हैं। तो इस सब टाइप से तो डिफरेंशियल इन कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज एंड बिलीव्स बहुत जगह होता होगा। आप देखे होंगे कि जैसे मान लो कोई ओणम सेलिब्रेट कर रहा है, अब ओणम कोई सेलिब्रेट कर रहा है तो उसके पूरे जो है एक तरह से जैसे पूरा तरीका ही अलग है ना। जैसे कोई भी जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, जैसे बिहार का छठ मान लो, तो बिहार में छठ मन रहा है, तो वो आप अगर कभी देखे ही नहीं हो छठ, तो कोई अगर छठ के बारे में बताए तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप में कल्चरल डिफरेंसेज है, वैल्यूज और बिलीव्स अलग अलग है ना। अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, समझ गया। तो हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो कि आप किसी जगह काम करते हो, मान लो FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, उनके ऊपर HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनके ऊपर रजिस्ट्रार है, उनके ऊपर डायरेक्टर है ना। तो आप डायरेक्टर से डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, तो थ्रू प्रॉपर चैनल आपको जाना पड़ेगा इसके थ्रू। तो ये सब कह रहा है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, आपको डायरेक्टर से बात करनी है तो नहीं कर पाओगे। तो किस कारण से? तो हायरार्कियल स्ट्रक्चर के कारण। एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज की ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा आपका पॉलिसी ही नहीं है कि डायरेक्टली बात हो पाए। अब देखो टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, द इशूज विद टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लिटरेसी। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि रशिया का कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो ये पूरा रशियन में लिखा हुआ है, तो आप वो जो है तो नहीं जान सकते हो ना। तो ये एक लैंग्वेज बैरियर हुआ, लेकिन आपको इशू भी टेक्नोलॉजी भी है ये, क्योंकि वो जो है आपको आपके लैंग्वेज में नहीं प्रोवाइड कराया गया है। समझ रहे हो आप? समझ तो गया हो गया आप इशूज विद टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लिटरेसी। तो ये भी जो है, अब डिजिटल लिटरेसी जब हो गया, मानो कि कोई आदमी को स्मार्टफोन पता ही नहीं है, इंटरनेट कैसे चलाते हैं, वेब ब्राउज़र क्या है, तो वो इंटरनेट जो है केवल यूट्यूब को समझ के बैठ जाएगा। तो ये सब डिजिटल लिटरेसी के अंदर टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स है। अब देखो ट्रेंड्स इन स्कॉलरली कम्युनिकेशन। स्कॉलरली कम्युनिकेशन क्या हो गया? तो स्कॉलर्स किसको कहते हैं? पहले जो आपका रिसर्च कर रहे हैं, है ना, जैसे PhD स्कॉलर हो गया, उसमें भी JRF होता है, जैसे जूनियर रिसर्च फेलो SRF होता है। PhD में जैसे डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी हासिल करते हैं, पोस्ट डॉक होता है। तो ये सारे रिसर्च वाले हुए ना। तो इसमें क्या क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं? ओपन ट्रेंड्स इन स्कॉलरली कम्युनिकेशन जो है, स्कॉलरली कम्युनिकेशन किसको कहते हैं कि तो ये सब आपके जो जर्नल्स हो गए, ये सब जो पब्लिश हो रहे हैं, तो फ्री अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू स्कॉलरली रिसर्च, तो ये आपका ओपन एक्सेस में आ जाता है। तो ओपन एक्सेस ये याद कर लो कि ओपन एक्सेस क्या है। देखो आप अगर मान लो कि एक जर्नल है नेचर, आप अगर मान लो वन विभाग में हो साइंटिस्ट, जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में, आप मान लो वहाँ पे साइंटिस्ट या स्कॉलर हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, तो आप जर्नल अगर जैसे पढ़ोगे, अगर मान लो कि नीम पे आपका रिसर्च है, नीम प्लांट के, नीम के सीड्स पे और उसका ऑयल पे, तो
अब उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना कि इस पे क्या क्या रिसर्च हो चुका है, क्या क्या ऑन गोइंग रिसर्च है और क्या क्या फ्यूचर में जो है एक तरह से होने वाला है, ये सब निकलता है। तो उसके लिए आप मैगजीन्स पढ़ोगे, फिर जैसे जैसे रिसर्च पेपर पढ़ोगे, किसी का थेसिस भी पढ़ सकते हो और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए। तो उसके लिए आपको जो है ये सब मतलब अवेलेबल भी तो होना चाहिए। आप तो इसके लिए जो एक जैसे मान लो कि आपका फेमस जो है नेचर मैगजीन है, तो नेचर मैगजीन जो है तो इसको आप खोलोगे तो इसमें सारा जो है रिसर्च पेपर जो पे वॉल के अंदर रहता है कि आप पे करोगे तभी जो है आप उसको पढ़ सकते हो, है ना। तो वही बात है, तो ओपन एक्सेस में जो है फ्री अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू स्कॉलरली रिसर्च, मतलब आपको फ्री में एक्सेस दिया जाए जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं वो सब का, एटलीस्ट स्टूडेंट्स को। जैसे आप अभी लाइब्रेरी से ही रिलेटेड हो, चलो मैं बता देता हूँ। एक गवर्नमेंट की स्कीम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में ऐसा है कि आपको जितने भी जो एक तरह से मैगजीन्स हैं इस टाइप के पूरे देश के लिए, ये 8-10 मतलब 8,000 करोड़ के आसपास में गवर्नमेंट ने किया अगले 3 साल का, कि जितने इस टाइप के मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना रिसर्च पेपर्स वगैरह, वो सब का सब्सक्रिप्शन जो है सब सारे स्टूडेंट को फ्री में दिया जाएगा। तो वही अब इसके पीछे गवर्नमेंट पे कर रही है ना, लेकिन ये जो है स्टूडेंट और स्कॉलर्स को तो फ्री में मिल रहा है। वही कहा जाता है फ्री अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू स्कॉलरली रिसर्च। सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन अर्ली 2000 से जो है बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ हुआ है। अब देखो डिजिटल रिपोजिटरीज क्या होता है। डिजिटल रिपोजिटरी कहते हैं कि जहाँ पे जो है आपका स्टोर किया हुआ रहता है और जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो ये सब रिसर्च को, तो उसको डिजिटल रिपोजिटरी करते हैं। तो ये सब आप याद कर लो जो मैं समझाते जा रहा हूँ। ओपन एक्सेस क्या हुआ, डिजिटल रिपोजिटरीज क्या हुआ, ये सब पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और आपको जब तक ये नहीं बेस नहीं बनेगा तब तक आप नहीं कोई भी एग्ज़ाम दे पाओगे। तो डिजिटल रिपोजिटरी देखिए, ऑनलाइन डेटाबेस फॉर स्टोरिंग एंड शेयरिंग एकेडमिक रिसर्च। एकेडमिक रिसर्च का जो है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो और वो ऑनलाइन डेटाबेस है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिपोजिटरी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिपोजिटरी हो सकता है कि मान लो जैसे बार्क है, तो बार्क क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो लाइब्रेरी होगा उसमें मोस्टली न्यूक्लियर साइंस के बारे में ही होगा लाइब्रेरीज में, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिपोजिटरीज भी होते हैं, समझ गए। अब देखो प्री प्रिंट सर्वर क्या होता है। तो प्लेटफॉर्म्स फॉर शेयरिंग रिसर्च पेपर्स बिफोर पीयर रिव्यू। तो पीयर रिव्यू जो होता है ना कि आप मान लो, जब पीयर रिव्यू क्या होता है वैसे, कि आप जैसे रिसर्च पेपर पब्लिश किए और उसके बाद दूसरा कोई रिसर्चर है आपका ही एक्सपेरिमेंट को दोहरा के देखे वो सच में सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो जितना ज़्यादा पीयर रिव्यू होता है उतना अच्छा कहा जाता है कि वो रिसर्च पेपर हुआ, क्योंकि वो सही है, सच मतलब दूसरे लोग भी उसको वेरीफाई किए हैं। तो पीयर रिव्यू होने से पहले जहाँ पे आप शेयर कर रहे हो प्लेटफॉर्म पे, उसको जो है प्री प्रिंट सर्वर कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। टर्म्स जो है, टर्म्स आप ध्यान में रखो और याद करते जाओ। तो प्री प्रिंट सर्वर्स हो गया, प्रोमिनेंट इन फील्ड लाइक फिजिक्स AR, ऐसे AR15 करके है और बायो R15 करके है। तो ये सब आप जैसे बायोलॉजी के लिए ये है और फिजिक्स के लिए ये है। तो अगर कहीं पे पूछ दिया जाए AR15 क्या है ये, तो ये रीप्रिंट सर्वर है, समझ गए। अब देखो डेटा शेयरिंग किसको कहते हैं। तो डेटा शेयरिंग समझ गए होगे कि कोई भी डेटा जो है एक जगह से दूसरे जगह कैसे आप शेयर करोगे, या सेंडर जो है रिसीवर को कैसे भेजेगा, तो वो डेटा शेयरिंग में आ जाता है। इंक्रीजेज एम्फेसिस ऑन शेयरिंग रिसर्च डेटा पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। इन्हांस ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोड्यूसिबिलिटी, समझ गए कि रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। सोशल मीडिया किसको कहते हैं पता ही होगा आपको। यूज ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर एंड रिसर्च गेट फॉर एकेडमिक नेटवर्किंग एंड डिसेमिनेशन। अब देखो मैट्रिक्स और एल्ट मैट्रिक्स जो है, ये जान लो किसको कहते हैं। मैट्रिक्स जो है तो मतलब जैसे ट्रेडिशनल मैट्रिक्स हो गया, जैसे आपका साइटेशन काउंट हो गया, फिर इम्पैक्ट फैक्टर हो गया, ये सब आपका बताता है कि आपका रिसर्च पेपर जो है वो कितना पॉपुलर है और कितना ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं उसको। तो वही हो गया ट्रेडिशनल मैट्रिक्स, जैसे साइटेशंस और इम्पैक्ट फैक्टर।
ऑल्ट मैट्रिक्स क्या हो गया, मेजर्स द ऑनलाइन इम्पैक्ट एंड इंगेजमेंट ऑफ रिसर्च, की लोग उस रिसर्च के साथ कितना इंगेज कर रहे हैं और उसका ऑनलाइन क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अब देखो कोलैबोरेटिव रिसर्च किसको कहते हैं, तो ये सब याद कर लेना, जैसे ऑल्ट मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ये सब। तो कोलैबोरेटिव रिसर्च हो गया ग्रोथ इन इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, समझ गए, इंटरडिसिप्लिनरी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस जो है उसमें ग्रोथ हो रहा है, फैसिलिटेटेड बाय डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। अब आप देख रहे होगे पहले जो है कॉलेजेस को ख़रीदना पड़ता था, बाई पोस्ट उनके पास आता था जो है आपका कुछ भी, जैसे मैगजीन्स हो गया, जर्नल्स हो गया, है ना, तो ये बाई पोस्ट जब आता है टाइम लगता था, तो अब कितना कोई एक जो है जब मंगा सकता है, वो हैंडलिंग भी इट्स नॉट इजी। अब देखो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और जो है मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग जो कह लो फिर, तो ये सब के कारण देखोगे कि डेटा शेयरिंग कितना इजी हो चुका है, कि डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स के कारण जो है मतलब रिसर्च पेपर्स इजीली हम लोग शेयर कर रहे हैं। देखो तो अब कंक्लूजन देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम इट्स बेसिक कंसेप्ट टू एडवांस ट्रेंड्स इन स्कॉलरली कम्युनिकेशन क्रूशियल फॉर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर, ये समझ गया। तो यहाँ आगे देखते हैं की डेट्स एंड फैक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया है कि आपको याद रहे। अरिस्टोटल्स जो मॉडल था तो 300 BC में डेवलप किया था। सैनन एंड वीवर मॉडल जो मैंने बताया था, लीनियर अप्रोच जो अपनाता है, तो इसमें जो है आपका क्या होता है, एक इनकोडर और डिकोडर ये ऐड हो गया था। तो 1949 में फिर जो बैरलॉज SMCR मॉडल, SMCR से ही आपको पता चल जाओगा सेंडर, और इसमें जो है एक तरह से नॉइज का कंसेप्ट ऐड किया गया था सैनन एंड वीवर में। फिर जो है बर्लॉज SMCR मॉडल में प्रपोज 1960 में, तो इसमें आपको याद होगा। अब देखो स्टैम्प्स मॉडल भी आपको याद होगा 1954 में, है ना, इसमें फीडबैक का आपको कंसेप्ट बताया गया था। अब देखो जैसे बार्लैंड ट्रांजैक्शन मॉडल जो है डेवलप्ड इन 1970, इसमें आपको पता होगा कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये सब बताया गया था। अब देखो ग्रोथ ऑफ ओपन एक्सेस समझ गए, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द अर्ली 2000s। तो ओपन एक्सेस समझ गए ना कि सब चीज़ें सब फ्री होना चाहिए रिसर्च के लिए, तो ये सब। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।